हेलो दोस्तों, एक ही स्टडी पॉइंट 2108 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी तथा अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जीके का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है तथा जिसकी मैं एक अगली क्लास लेके आया हूँ, जिसमें जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल स्टडी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपकी परीक्षा में काफ़ी मददगार रहेंगे। अर्थात यह है, आप क्लास पूरी कीजिए। जैसा कि आपको दिख रहा है, पहला प्रश्न, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो आपको पता होना चाहिए, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। और देशज शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे इसमें बोला है देशज शब्द, तो देशज शब्द होते हैं, जैसे होता है लुटिया, जो अपनी देसी भाषा में बोले जाते हैं। जैसे हो गया लुटिया, अटरिया, ठीक है, और गचागच, ये सभी देसी शब्द होते हैं या देशज शब्द होते हैं। तथा ये हो गया चीनी भाषा का शब्द कौन सा होता है? जैसे चीनी और चाउमीन, चाय, ये सभी चीनी भाषा के शब्द हैं या चाइनीज भाषा के शब्द हैं। तथा प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापानी भाषा के। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का कायांत्रिक रूप क्या है? ठीक है, चूना पत्थर का कायांत्रिक रूप है मतलब क्या है? ठीक है, तो चूना पत्थर का कायांत्रिक रूप संगमरमर होता है। ठीक है, चूना पत्थर को ही बदल के संगमरमर में प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी आप अपने अच्छे से जहन में उतार लीजिए। जैसा कि इसमें अगला प्रश्न है, इसमें अगला ये प्रश्न दिख रहा है आपको, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ठीक है, देखो, संसार का सब्जेक्ट मतलब संसार का भूजा है, तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी एक किलायु ज्वालामुखी है, जिसका नाम है किलायु। ठीक है, उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। यह प्रश्न पहले भी कर चुके हैं आप। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ठीक है, देखो, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलती है? सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कितनी मिलती है? 78% नाइट्रोजन गैस मिलती है। जो ऑक्सीजन होती है, ये कितनी प्रतिशत मिलती है? ये 21% मिलती है। ठीक है, नाइट्रोजन कितनी मिलती है? 78%। तथा सर्वाधिक मात्रा में भी हो गई 78% नाइट्रोजन गैस। देखो, एक चीज़ होता है, ये अपने लोग जो पाउच खाते हैं, जैसे कोई भी नमकीन खाते हैं, तो उसके अंदर जो एयर भरी होती है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस बहुत ही ठंडी होती है। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। और ऑक्सीजन को हम प्राणवायु भी कहते हैं, ठीक। और हीलियम गैस काफ़ी हल्की गैस होती है, और जो बलून में या गुब्बारे में हीलियम गैस को ही भरा जाता है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस को। और ये हाइड्रोजन गैस को मैं भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न आए भविष्य का ईंधन क्या है, तो आप हाइड्रोजन को सही लगा देना। अभी प्रश्न पूछा है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, तो आप इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग अध्यक्ष होता है? ठीक है, प्रश्न है ये, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है मतलब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इनका पूरा नाम है दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज़ के पहिए में कौन सी गैस होती है? ठीक है, प्रश्न है, हवाई जहाज़ के पहिए में कौन सी गैस होती है? देखो, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या एलपीजी या हीलियम। देखो, एलपीजी मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो अपने घर में यूज होती है। ठीक है, जो सिलेंडर गैस चूल्हे यूज करते हैं ना अपने, वो अपनी एलपीजी गैस होती है, जो भोजन पकाने में प्रयुक्त होती है, एलपीजी गैस। लेकिन आपसे इसमें पूछा है, हवाई जहाज़ के पहिए में कौन सी गैस होती है? देखो, नाइट्रोजन गैस
हवाई जहाज़ के पहिए में भरी जाती है, और अब पहले हीलियम गैस भरी जाती थी। लेकिन नाइट्रोजन गैस इसलिए अब वर्तमान में नाइट्रोजन गैस हवाई जहाज़ के पहिए में इसलिए भरी जाती है क्योंकि जो हीलियम गैस होती है वो अक्रिय गैस होती है, मतलब ज्वलनशील गैस नहीं होती है, ठंडी गैस होती है। जब ये एरोप्लेन जब रनवे पे दौड़ता है तो उसमें घर्षण के कारण आग लगने की संभावनाएं रहती थी। तो इसको देखते हुए नाइट्रोजन अत्यधिक मात्रा में ठंडी होती है, जिसके कारण आग नहीं पकड़ती, क्योंकि ये अक्रिय गैस है, अर्थात अज्वलनशील गैस है। अर्थात अब वर्तमान में नाइट्रोजन गैस को ही हवाई जहाज़ के पहियों में भरा जाता है, ठीक है, न कि हीलियम को, और पहले भरा जाता था हीलियम को। तो अभी अगर प्रश्न आए हवाई जहाज़ के पहियों में कौन सी गैस होती है, तो आप बेखटक उत्तर लगा दीजिए नाइट्रोजन गैस, ठीक है। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। देखो प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, ये है आपका प्रश्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखो 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी, ठीक है। जो इसमें विकल्प नहीं है तो मैं इसको ही सही कर दे रहा हूँ। इसका हुई थी 6 दिसंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग एरर हो जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 दिसंबर सन 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। लेकिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को बना करके तैयार कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को बनाकर तैयार कर दिया गया था तथा संविधान सभा के द्वारा उसको दे दिया गया था, तथा 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था, ठीक है। इसमें प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान सभा, प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान सभा, इसको पहले अच्छे से देखना है, सभा पूछा है, सभा की स्थापना कब हुई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा 6 दिसंबर सन 1946 को। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। क्या है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 25। देखो 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश राज्य में भी एक उच्च न्यायालय का गठन हुआ था, ठीक है। तो इसका सही जवाब वो 25वां उच्च न्यायालय था। तो अब भारत में कुल कितने न्यायालय हो गए, 25, ठीक है। यह इसका सही जवाब हो जाएगा 25। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है पृथ्वी किस बल से वस्तु को अपनी ओर खींचती है। प्रश्न क्या है, पृथ्वी किस बल से अपनी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। देखो चुंबकीय बल हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, विद्युत बल हुआ या नाभिकीय बल हुआ। देखो हम किसी वस्तु को आसमान की तरफ फेंकते हैं तो वह वस्तु खुद ब खुद ज़मीन पर ही वापस आ जाती है या पृथ्वी पर ही वापस आ जाती है, तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर वापस लौट आती है। मैं किसी भी वस्तु को आसमान में फेंकूंगा तो वह वापस पृथ्वी पर ही आ जाएगी, तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, न कि चुंबकीय बल के कारण, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी किस बल से वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, ये चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। इसका सही जवाब है चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि हो गई। लेकिन एक चीज़ बुझिए, देखो सदिश राशि क्या होती है। देखो भौतिक राशि मतलब भौतिक राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, या हम कह सकते हैं वे भौतिक राशियाँ जिन्हें ज्ञात करने के लिए मात्रा तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहते हैं। सदिश का अर्थ ही होता है दिशा के सहित या दिशा के साथ, अर्थात वे भौतिक राशियाँ जिन्हें ज्ञात करने के लिए या व्यक्त करने के लिए परिमाण बोलूँ या मात्रा बोलूँ तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियाँ कहते हैं, ठीक है। यह उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें पूछा चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, ये सदिश राशि हो जाएगी। तथा अन्य सदिश राशियाँ होती हैं जैसे बल भी एक सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, ठीक है। और मैं अदिश राशि की बात करूं, अदिश राशि क्या होता है,
इससे सदिश हो गया। उसी प्रकार से अदिश भी है। अदिश राशियाँ हो जाएगा वे भौतिक राशियाँ। अदिश का मतलब होता है दिशा के सहित नहीं, मतलब बिना दिशा के। ठीक है, वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है या केवल मात्रा की आवश्यकता होती है, वे अदिश राशियाँ कहती हैं। ठीक है, वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है अदिश राशि कहलाती हैं। जैसे अदिश राशि हो जाएगी चाल भी एक अदिश राशि है, दूरी भी एक अदिश राशि है, द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है तथा ताप भी एक अदिश राशि है। ठीक है, और समय भी एक अदिश राशि हो जाएगी। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें पूछा चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सदिश राशि। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, प्रश्न है आपका ये, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो तापमान का एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा केल्विन। अगला है ये, भार का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, भार बोलूँ या बल बोलूँ। ठीक है, भार तथा बल का एसआई मात्रक न्यूटन ही होता है। क्या होता है, न्यूटन। भार का एसआई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, न्यूटन। उम्मीद है आपको सही समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तथा वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, अगला प्रश्न है ये जो चुंबक का दबाव बोलूँ तो चम्मच होती है जिससे हम कोई भी चावल बोलूँ या दाल बोलूँ कुछ भी में खाते हैं, जिससे में खाना खाते हैं, इसको बोलते हैं हम चम्मच। जो चम्मच का दबा भाग होता है एक उथला भाग होता है, मतलब उठा हुआ भाग होता है। इसमें पूछा चम्मच का दबा भाग कार्य करता है, मतलब किसका कार्य करता है। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या कोई नहीं। तो देखो उत्तल दर्पण क्या होता है, देखो उत्तल दर्पण होता है ये वाला। ठीक है, ये वाला होता है उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण होता है ये वाला। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएगी बट कोई दिक्कत नहीं है। अवतल दर्पण होता है ये वाला। इसका मतलब ये है, देखो मतलब ये किनारे पर जो उत्तल दर्पण होता है वो किनारे पर पतला होता है, किनारे पर पतला हो गया। ठीक है, तथा बीच में मोटा होता है। बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। तथा अवतल दर्पण में क्या होता है, किनारे पर चौड़ा होता है तथा बीच में पतला होता है या बीच में घुसा हुआ होता है। तो इससे आपको समझ में आया चुंबक का दबा भाग क्या कार्य करता है। चुंबक ऐसी होती है क्या, नहीं ना, चुम्बच हमेशा ऐसी होती है। चुम्बच कैसी होती है, ये दबी हुई होती है। तो चुम्बच का दबा भाग क्या कार्य करता है, किसकी तरह कार्य करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण की तरह। ठीक है, चम्मच का दबा भाग किसकी तरह कार्य करता है या क्या कार्य करता है, तो अवतल दर्पण का कार्य करता है। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली किरणें किस माध्यम से गुजरती हैं। तो देखो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं वो विकिरण से गुजरती हैं। किससे गुजरती हैं, विकिरण से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकिरण। ठीक है, अगला प्रश्न है ये आपका, प्रिज्म से प्रकाश कितने रंगों में बट जाता है। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, पहली बात तो ये देखिए, प्रिज्म एक तिकोना ये त्रिभुजाकार आकृति का होता है जिसमें 5 फलक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है, मैं आकृति आपको बना दूंगा। देखिए इस प्रकार से होता है ये प्रिज्म। ठीक है, और एक आकृति इधर हो गई, एक उधर, 1 2 3, ये 3 मतलब 5 सतहों से घिरा हुआ एक कांच का टुकड़ा होता है प्रिज्म, जिसमें मैं इधर से इधर से एक सफ़ेद रंग का प्रकाश डालूंगा तो इधर से भिन्न भिन्न आकार के 7 कलर निकलेंगे। ठीक है, कितने निकलेंगे, 7 कलर निकलेंगे। ये होता है प्रिज्म। ठीक है, तो जो 7 कलर निकलते हैं वो होते हैं विविग्योर, जिसको मैं अपनी भाषा में विविग्योर बोलते हैं, मतलब कलर को गिनने का बड़ क्रम बोलते हैं, जिसको हम बड़ माने होता है रंग, क्रम माने होता है एक व्यवस्थित मतलब रखने का तरीका। ठीक है, तो बड़ क्रम बोलते हैं, इसको बड़ क्रम बोलते हैं।
तो प्रिज्म से प्रकाश कितने रंगों में बट जाता है। मैंने इधर से सफ़ेद कलर का प्रकाश डाला, यहाँ एक बैटरी ली सफ़ेद कलर की, जिससे प्रकाश सफ़ेद कलर का इधर से डाला तो इसमें 7 अन्य भागों में बट गया, यहाँ अन्य कलर में बट गया। वो कौन कौन से कलर होते हैं, जैसे होता है 7 अन्य रंग होते हैं, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा तथा पीला, नारंगी, लाल, ये सभी 7 कलर में बट जाता है सफ़ेद कलर। यहाँ प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि सफ़ेद कलर कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो आप इसमें जवाब दे दीजिए 7 रंगों से। ठीक है, यहाँ बोल रहे सूर्य के रंग में सूर्य के प्रकाश में कितने कलर होते हैं या कितने रंग होते हैं, तो उसमें बोल दीजिए आप 7 रंग होते हैं या 7 कलर होते हैं। उम्मीद है आपको भले यहाँ समझ में आ गया होगा। अगला है प्रश्न, तापी प्रभाव कौन नहीं दर्शाता है। ठीक है, तापीय प्रभाव कौन नहीं दर्शाता है। तापीय प्रभाव, देखो जब मैं किसी भी बल्ब को जलाता हूँ तो वो बल्ब गर्म हो जाता है, मतलब ताप प्रभावित करता है, तो मतलब बल्ब तो नहीं होगा। तो अगर मैं इस्त्री मतलब होता है प्रेस, जब मैं प्रेस को चलाता हूँ तो वो गर्म होती है, मतलब ताप छोड़ती है, मतलब गर्म हो जाती है। ठीक है, तो इसमें पूछे तापी प्रभाव कौन नहीं दर्शाता, नहीं बुझा, ये भी अच्छे से पढ़ लिया करो, नहीं बुझा है। तो इस्त्री मतलब दर्शाती है, ताप करती है या गर्म होती है। हीटर भी गर्म होता है, इस्त्री मतलब प्रेस भी गर्म होती है, बल्ब भी गर्म होता है, लेकिन जो विद्युत घंटी होती है उसमें केवल स्पीकर लगा होता है। ठीक है, यह ताप को नहीं दर्शाता या ताप को प्रभावित नहीं करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत घंटी। ठीक, अगला प्रश्न हो जाएगा इसका, सड़क पर पानी सा प्रतीत क्यों होता है। देखो ये आप कभी अगर बाहर सफ़र करने जाते हैं, जब काफ़ी अच्छी सड़क आ जाती है, अच्छा जो हाईवे होता है, जिस पर आप अगर कार में बैठे हो और दूर देखेंगे तो उसमें आपको पानी की तरह प्रतीत होगा, जिसे मैं मरीचिका भी बोलते हैं। जैसे क्या बोला जाता है, मरीचिका। ये किसके कारण होता है, जो पानी की तरह मुझको दिखता है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखता है। ठीक है, मरीचिका यह रेगिस्तान में बहुत देखा जाता है। आपको पानी के भ्रम होने का मतलब, पानी आपको लगेगा कि आगे गड्ढा है और इसमें पानी भरा हुआ है, और आप पास जाओगे तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, तो वो किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है। बल का अगला प्रश्न है ये, बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये आपको भली बात याद रखना है, ऊपर भी मैंने यही बता दिया था। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अगला प्रश्न है, दूध को मथने से क्रीम अलग क्यों हो जाती है। मतलब दूध को जब मैं मठा हो, वो दही होता है, गांव में आपने दही देखा होगा, दही को जब रेई से फेरते हैं इधर उधर, मतलब उसमें घर्षण करते हैं, मतलब मथते हैं, तो उससे क्रीम बोले या नैनी बोले या मक्खन बोले, वो अलग क्यों हो जाता है, तो वो अपकेंद्री बल के कारण हो जाता है। किस बल के कारण हो जाता है अलग, अपकेंद्री बल, जिसमें अपकेंद्री बल होता है। तथा जो सड़क पे टायर चलते हैं, गाड़ी चलती है, उसमें होता है घर्षण बल। और गुरुत्व बल तो मैंने अभी आपको पृथ्वी बता ही दिया। किसी मतलब जो पृथ्वी ऊपर आसमान में फेंकेंगे वह वस्तु वापस पृथ्वी पर ही आ जाएगी, वो होता है गुरुत्व बल के कारण। ठीक है, उम्मीद है आपको भली बात ही समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में ताप को क्या नापता है। ठीक है, थर्मामीटर में क्या ताप को मापता है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है तो थर्मामीटर में ताप को माप देती है कि इतना टेम्परेचर हो रहा है, तो वह पदार्थ होता है पारा। क्या होता है, पारा। पारा बोलूँ या मरकरी बोलूँ। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आया तथा क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहें। धन्यवाद।